पार्ट 7 पेशकश मीरे कारवां। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। मैंने बातों ही बातों में उससे ये राज उगलवा लिया था कि यहाँ उनके साथ कोई तीसरा आदमी नहीं था और उन्होंने किसी और को बताया भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने सैमसंग के दूसरे साथी की तरफ देखा। वो अब भी मायावती को गिरफ्त में लिए हुए था और उसके हंजर की नोक मायावती के गाल में चुभ रही थी। मायावती मेरी वजह से पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई और नुकसान उठाना पड़े। मेरी नजरें उस शख्स के हंजर वाले हाथ पर जम गईं। वो शख्स अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। उसकी उंगलियां हंजर के दस्ते पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगीं। उसकी मुट्ठी खुलती जा रही थी। मुझे इस तरफ मतवज्जा पाकर सैमसंग ने भी उसकी तरफ देखा और एकदम चीख पड़ा, क्या कर रहे हो सरंगा? हंजर तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। सरंगा को एक झुरझुरी सी आ गई। उसी लम्हे उसकी मुट्ठी बुरी तरह से खुल गई और खंजर उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही मायावती भी तड़प कर उसके शिकंजे से निकली और झुककर हंजर उठा लिया। इससे पहले कि मैं या सैमसंग कुछ समझ सकते, मायावती ने खंजर का एक भरपूर वार किया। हंजर सरंगा के पेट में पेवस्त हो गया। सैमसंग भी जैसे होश में आ गया, लेकिन उसे पूरी तरह संभलने से पहले ही मैं अपनी जगह से उछला। मेरी किक उसके खंजर वाले हाथ पर लगी। खंजर उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ते हुए सोफे के पीछे जा गिरा। सैमसंग एकदम बदहवास हो गया था, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और पै दर पै उस पर किक्स लगाता रहा। सैमसंग ने एक मर्तबा फिर मौका पाकर बाहर की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मैंने उसे दरवाजे तक पहुंचने ही नहीं दिया और उसे एक मर्तबा फिर किक्स पर रख लिया। दूसरी तरफ मायावती ने खंजर के पै दर पै वार करके सरंगा को बुरी तरह घायल कर दिया था। मुझे हैरत हो रही थी कि मायावती में अचानक ही इतना हौसला और इतनी ताकत कैसे आ गई थी। लेकिन सच है कि किसी बात का खौफ जब हद से बढ़ जाता है तो वो एक अनजानी कुव्वत में बदल जाता है। मैंने सैमसंग को उठा के पूरी कुव्वत से पटक दिया। उसका सर दीवार से टकराया और वो चीखते हुए जमीन पर ढेर हो गया। मैंने एक पैर उसके सीने पर रख दिया और उसका पैर पकड़कर टांग सीधी उठा दी। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि अच्छा चांगली कहाँ है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अलबत्ता ये जरूर जानना चाहूंगा कि देशमुख कहाँ है। मैंने उसकी टांग को झटका देते हुए कहा, मैं किसी देशमुख को नहीं जानता। सैमसंग कराहा, तुम जानते हो। मैंने टांग को एक और जोरदार झटका दिया। वही देशमुख जो रवि के पास इंडिया से आया है और उसके साथ एक औरत भी है। ओ, वो तो मेती देवी के बंगले पर है, उसने कराहते हुए जवाब दिया। पूरा पता बताओ। मैंने उसकी टांग को एक और जोरदार झटका दिया। सैमसंग चीख उठा और फिर उसने बंगले का पता भी बता दिया। त्रिभुवन एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर इमिग्रेशन ऑफिस से जरा पहले बाएं तरफ एक सड़क मुड़ती है। उस सड़क पर बुद्ध का एक छोटा सा स्टोपा है। उस स्टोपा के सामने गली में दाएं तरफ तीसरा बंगला है। उसका गेट सफेद और सुर्ख रंग का है। देशमुख उस औरत के साथ वहीं छुपा हुआ है। उसके साथ कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। एक, सिर्फ एक, सैमसंग ने जवाब दिया। मैंने एक जोरदार झटका देते हुए उसकी टांग छोड़ दी और बड़ी तेजी से झुककर उसकी कनपटी पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। सैमसंग कराकर एक तरफ उलट गया। मुझे यकीन था कि वो कम से कम 1 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकेगा। मैंने लपक कर मायावती के करीब पहुंच गया। वो एक तरफ बैठी हाँप रही थी। खंजर वाला हाथ अभी तक उसने हवा में उठा रखा था और उस पर खून लगा हुआ था। सरंगा कालीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था और उसके जिस्म पर 2-3 जगहों से खून बह रहा था। मैंने मायावती के हाथ से हंजर छीनकर एक तरफ फेंक दिया और उसे वहां से उठाकर कमरे में ले गया। लगता था जैसे वो अपने हवास खो बैठी हो। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह हो रहा था। तासरात से आ रही, तुम यहाँ बैठो, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। मैंने मायावती को बेड पर बैठाना चाहा तो वो चीखते हुए मुझसे लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी। उसे पता नहीं किस तरह हिम्मत करके सरंगा पर खंजर के पै दर पै वार किए थे, लेकिन एक बार फिर
खौफ अवध कर आया था। वो मर गया, मैंने उसे मार दिया। वो खकलाई, वो मरा नहीं, जिंदा है। मैंने उसका कंधा थपथपाया। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग करके हटाकर बेड पर बिठा दिया और कमरे से बाहर आ गया। सिरंगा अभी जिंदा था और खून में तर था और उसके चारों तरफ भी खून बिखरा हुआ था। मैं चंद लम्हे सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर मेरी समझ में एक ही बात आई थी। मैंने जब से बरिंद्रा का दिया हुआ कार्ड निकाला और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। कॉल किसी लड़की ने रिसीव की थी। मिस्टर बरिंद्रा अभी अभी आए हैं और मसरूफ हैं, आप नंबर दे दीजिए, वो फारिग होंगे तो मैं पैगाम दे दूंगी। उसने मेरी बात सुनकर कहा, मेरा नाम हिम्मत सिंह है। मैंने कहा, उनसे कहना कि इमरजेंसी है, जल्दी फोन करें। मैंने नंबर भी लिखवा दिया और फोन बंद कर दिया। ठीक 5 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। इंस्पेक्टर आजम खां की आवाज मेरी समाज से टकराई। क्या बात है वजदान, खैरियत? गड़बड़ हो गई है खान साहब, मैंने कहा और फिर उसे तफसील बता दी। ओ, वो बोला, कहाँ हो तुम, मुझे पता बताओ, हम फौरन वहां पहुंचते हैं। मैंने इस मकान का पता समझाया और फोन बंद करके मायावती के कमरे में आ गया। वो बेड की पट्टी पर गुमसुम सी बैठी थी। मैंने बरिंद्रा को फोन किया था। मैंने उसे मुतवज्जा करते हुए कहा, इंस्पेक्टर खां से मेरी बात हुई है, वो लोग कुछ देर में यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। मायावती कुछ कहने की बजाय खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। तकरीबन 20 मिनट के बाद गली में गाड़ियां रुकने की आवाजें सुनाई दी तो मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। एक बरिंद्रा की गाड़ी थी और दूसरी पुलिस की वैन। पुलिस वाले उतरकर इधर उधर खड़े हो गए। मैं बरिंद्रा और आजम खां को अंदर ले आया। बरिंद्रा के 2 मातहत भी अंदर आ गए थे। सैमसंग अभी तक बेहोश था। उन्होंने इसके हाथ पुश पर ले जाकर हथकड़ी पहना दी। बरिंद्रा झुककर सरंगा को देख रहा था। ये भी जिंदा है, इसे वैन में डालकर अस्पताल पहुंचा दो और इसे उठाकर मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दो। आखिरी जुमला कहते हुए उसने सैमसंग की तरफ इशारा किया था। पुलिस वाले इन दोनों को उठाकर बाहर ले गए। मैं मायावती को कमरे से निकाल कर ले आया। वो अब भी खौफ से होले होले कांप रही थी। परेशान मत हो मायावती, बरिंद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, बल्कि समझो कुछ हुआ ही नहीं। अब आगे जो कुछ होगा उसे हम संभाल लेंगे, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अब तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, आजम खां ने कहा। अब तुम चाहो तो कल से अस्पताल में अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकती हो। मेरा ख्याल है कि अभी ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, मैंने कहा। यहाँ आने से पहले सैमसंग और सरंगा मायावती की एक दोस्त को भी गला घोटकर मौत के घाट उतार चुके हैं। उसकी लाश शायद अब भी फ्लैट में पड़ी होगी, या मुमकिन है उस इलाके की पुलिस को इसका पता चल गया हो। ओ, बरिंद्रा बुरी तरह उछल पड़ा। ये कब की बात है और उसका फ्लैट कहाँ है? सैमसंग ने मुझे उस लड़की के बारे में जो कुछ बताया था वो मैंने बरिंद्रा को बता दिया। उसने मायावती के फ्लैट का पता दरियाफ्त किया और बोला, ठीक है, हम देख लेते हैं, तुम 1-2 दिन यहीं रहकर आराम करो। वो लोग चले गए। मैं उनके साथ गेट तक आया था। गली में कुछ लोग जमा हो गए थे। 1-2 आदमियों ने सूरत हाल मालूम करना चाही तो बरिंद्रा ने ये कहकर इनको तसल्ली करा दी कि इस घर में डाकू घुस आए थे और बर वक्त इतला मिलने पर कार्रवाई करके उन्हें पकड़ लिया गया है। उनके जाने के बाद गेट बंद करके मैं अंदर आ गया। सबसे पहले मायावती के खून आलूद कपड़े तब्दील करवाए और फिर लाउंज वाले कमरे से कालीन उठाकर बाहर डाल दिया और फर्नीचर पर खून के धब्बे साफ करने लगा। ये सब कुछ इस कदर अचानक और उजलत में हुआ था कि मुझे खुद हैरत हो रही थी। रात 2 बजे के करीब हम इस काम से फारिग हुए। मैंने किचन में जाकर खुद काफी बनाई और दोनों मग लेकर मायावती वाले कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर अब भी सनसनी के तासरात नुमाया थे। उसे काफी का मग पकड़ा खात भी होले होले कांप रहा था। मैंने उसकी तसल्ली के लिए बातें करता रहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मामला अब बरिंद्रा और आजम खां के हाथ में है, वो खुद ही निमट लेंगे। 1 घंटे बाद जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मायावती ने मुझे रोक लिया। मैं कमरे में अकेली नहीं रहूंगी, मुझे डर लग रहा है। वो बोली, डर किस बात का, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने कहा, लेकिन ठीक है, तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं अपना बिस्तर भी यही ले आता हूँ। मैं दूसरे कमरे से अपना बिस्तर ले आया और बेड के करीब कालीन पर बिछा दिया।
मायावती इसरार करती रही कि मैं पलंग पर लेट जाऊं। वो नीचे बिछाए हुए बिस्तर पर लेट जाएगी, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर लेट चुका था। मुझे नींद सुबह 4 बजे से पहले नहीं आ सकी थी। अगला दिन खामोशी से गुजर गया। अखबार में सरंगा और सैमसंग के बारे में कुछ नहीं छपा था। इन दोनों की गिरफ्तारी को राज में रखा गया था। गुज़श्ता रात सरंगा से धींगा मुश्ती से मायावती के सीने में एक बार फिर तकलीफ शुरू हो गई थी और मुझे एक बार फिर उसके सीने पर मरहम की मालिश करनी पड़ी थी। वो पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। मैं ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए सिर्फ एक मरतबा घर से बाहर निकला था। उसके बाद मैंने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। रात 10 बजे के करीब आजम खान पहुंच गया। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। देशमुख का पता चल गया है। वो मेथी देवी के इलाके में एक मकान में छुपा हुआ है। शोभा भी उसके साथ है और उनके साथ सिर्फ एक आदमी है। मैंने कहा। ओह! आजम खान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तो तुम्हें भी पता चल गया है? हाँ, मैंने कल रात ही सैमसंग से मालूम कर लिया था, मैंने जवाब दिया। आपके आने से पहले मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि अब मुझे इन पर खल्ला बोल देना चाहिए। मैं भी यही सोच कर आया था। आजम खान ने कहा। मुझे सैमसंग ने आज सुबह बताया था। मैंने फौरन ही एक आदमी को मेथी देवी के इस मकान की निगरानी के लिए भेज दिया है। मैं खुद भी अभी इसी तरफ से होकर आ रहा हूँ। देशमुख उसी मकान में रोपोश है। वो एक मर्तबा भी घर से बाहर नहीं निकला। अलबत्ता एक नेपाली को 2-3 मर्तबा मकान में आते जाते देखा गया है। मकान की निगरानी करने वाले ने इसे पहचान लिया है। वो रवि का आदमी है। आज दिन में आप लोगों ने क्या किया? मैंने पूछा। सैमसंग के किसी और आदमी के बारे में कुछ पता चला? नहीं। आजम खान ने नफी में सर हिला दिया। उसने अभी तक जुबान नहीं खोली। उसका एक और साथी भी यहाँ मौजूद है, चांगली। मैंने कहा। वो थाईलैंड के एक साबिक पुलिस ऑफिसर है। ड्यूटी पर रहते हुए भी वो जनरल खोराट के एजेंट की हैसियत से काम करता था और रिटायर्ड होने के बाद भी उसके लिए खिदमत अंजाम देता रहा। ऐसे ही बेज़मीर लोग अपने मुल्क की बुनियादों को दीमक की तरह चाटते रहते हैं। चांगली बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ रवि और नागपाल से इन लोगों के राब्ते हैं। नागपाल से शायद इनका कोई मुआहदा भी हुआ है। कैसा मुआहदा? आजम खान ने पूछा। जनरल खोराट इन्हें बरसरे इक़्तिदार आने में मदद दे रहा है और नागपाल उसके बदले में उन्हें पोस्ट की काश वाले इलाकों में काबज होने का मौका देगा। इस इलाके में हीरोइन तैयार करने की 2-3 फैक्ट्री पहले ही काम कर रही हैं। जनरल खोराट इन लोगों को बेदखल करके अपनी जदीद तरीन फैक्ट्रियां लगाना चाहता है। तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? आजम खान ने मुझे घूरा। मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। सैमसंग ने तुम्हारे सामने अभी तक जुबान नहीं खोली, लेकिन मैं गुज़श्ता रात इसे बहुत कुछ बुलवा चुका हूँ। आपको यहाँ इसीलिए भेजा गया है कि नेपाली सरकार के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसे नाकाम बनाया जाए। मैं यहाँ की सियासत को नहीं समझता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर नागपाल की कुव्वत तोड़ दी जाए तो ये साजिश खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना ख्याल रहे कि नागपाल को जनरल खोराट जैसे शख्स की पुष्टपनाह ही हासिल है। उसने इस खित्ते पर कब्जा जमाने के लिए अपने खजाने के मुंह खोल रखे हैं और आप जानते हैं दौलत में कितनी ताकत होती है। मुझे इन मुश्किलों का एहसास है, लेकिन ये बात तुम जानते हो कि बुराई ज्यादा अरसे तक नहीं पनप सकती। आजम खान ने कहा। यहाँ नागपाल जैसे जहरीले नाग हैं तो बरिंदरा जैसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द इन हालात पर काबू पा लेंगे। इंस्पेक्टर आजम खान ने कहा। देशमुख की तरफ किस तरफ चलना है? मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा। अभी चलते हैं? आजम खान ने घड़ी देखते हुए कहा। मैं इसीलिए यहाँ आया था कि मैं तुम्हें भी साथ ले चलूं। मैंने यहाँ आते हुए अपने एक आदमी को यहाँ का फ़ोन नंबर दिया था। मुझे एक कॉल का इंतज़ार है। और वो कॉल 11:30 बजे के करीब आई थी। आजम खान ने सिर्फ 2 मिनट बात की और फ़ोन बंद करके खड़ा हो गया। चलो अब चलें, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। मैंने मायावती को हदायत कर दी कि वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर ले और मेरी आवाज़ पहचाने बगैर दरवाज़ा न खोले।
आजम खान की गाड़ी में इमिग्रेशन ऑफिस बिल्डिंग वाले चौराहे पर पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। हम इस चौराहे से सीधा आगे निकल गए और स्टोपा से तकरीबन 50 गज आगे जाकर आजम खान ने गाड़ी रोक ली। इस वक्त 12 बजने वाले थे। हम कार से उतरकर वापस आ रहे थे कि एक आदमी स्टोपा से निकलकर हमारे सामने आ गया। वो पस्ता कद नेपाली था। वो आजम खां का वही आदमी था जो मकान की निगरानी कर रहा था। थोड़ी देर पहले रवि भी आ गया है, उसके साथ एक लड़की भी है। उस आदमी ने बताया उसकी गाड़ी गेट के सामने खड़ी है। उसके अलावा कोई और तो नहीं आया? आजम खां ने पूछा। नहीं, उस शख्स ने नफी में सर हिला दिया। उनके सिवा और कोई नहीं है। तुम पिछली गली में चले जाओ, कोई उस तरफ से फरार होने की कोशिश करे तो गोली मार देना, आजम खान ने कहा। वो आदमी पिछली गली में चला गया। मैं और आजम खान सामने वाली गली में दाखिल हो गए। तीसरे बंगले के सामने स्याह रंग की एक कार खड़ी थी। बंगले की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। पहले मैं दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्तगी से अंदर कूदा और दीवार के करीब लगे हुए पौधों की आड़ में दुबक गया। 1 मिनट बाद आजम खान अंदर की तरफ कूदा तो बरामदे की तरफ से एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। ए, कौन है उधर? रुक जाओ। उसके साथ ही फायर की आवाज भी गूंज गई। मैंने बरामदे की तरफ से शोला लपकते हुए देखा था। जवाब में आजम खान ने भी गोली चला दी। फायर की आवाज के साथ ही बरामदे की तरफ से चीख की एक खौफनाक आवाज उभरी और एक आदमी धड़ाम से नीचे गिरा। मैं दौड़ते हुए बरामदे में पहुंच गया। आजम खां की गोली उस शख्स की खोपड़ी में लगी थी और वो फौरन ही खत्म हो गया। मैंने झुककर उस शख्स के हाथ से पिस्तौल ले लिया। फायरिंग की आवाज के साथ ही अंदर खलबली सी मच गई थी और फिर एक खिड़की से फायरिंग शुरू होगी, लेकिन हम महफूज ही रहे। अंदर जो कोई भी था अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। आजम खान भी बरामदे में पहुंच चुका था। हम दोनों सतूनों की आड़ में खड़े थे। तुम यहीं रुको, उसने मेरी तरफ सरगोशी की और बरामदे की दीवार से निकलकर आड़ लेते हुए तेजी से दूसरी तरफ दौड़ गया। थोड़ी देर के बाद अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और फिर किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि उसी लम्हे दरवाजा खुला और अंदर से निकलने वाला शख्स मुझसे टकरा गया। मैं लड़खड़ा कर नीचे गिरा। पिस्तौल भी मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। मुझसे टकराने वाला शख्स भी मेरे ऊपर गिरा था। मैंने उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन वो मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गया और इससे पहले कि मैं संभल सकता, वो शख्स दौड़ते हुए बंगले के कंपाउंड वॉल पर चढ़ चुका था। मैंने भी उस तरफ छलांग लगा दी। वो शख्स बाहर कूद गया। मैं गेट खोलकर बाहर निकला तो वो शख्स गली की तारीकी में गायब हो चुका था। मैं उसके दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं था। मैं बंगले में वापस आ गया। अंदर मंजर बड़ा सनसनीखेज था। राहदारी में एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके सर और सीने से खून बह रहा था। सर में लगने वाली गोली से उसका भेजा भी बह निकला था। उसके चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और पिस्तौल अब भी उसके हाथ में था। उससे कुछ दूर रत्ना एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसके बदन पर लिबास बराए नाम ही था। चेहरे पर जर्दी थी और वो खौफ से थर थर कांप रही थी। मेरी सूरत देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और भी गहरे हो गए। अगर मायावती यहाँ होती तो तुमसे वो उस रात का बदला जरूर लेती, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। तुमने उसे जो चोट लगाई है वो अब तक झेल रही है। शुक्र करो वो इस वक्त यहाँ नहीं है। रत्ना ने कुछ कहना चाहा था मगर उसके होंठ थर्रा कर रह गए। मैं आजम खां की तरफ मुतवज्जा हो गया जो राहदारी के ऐन सामने लॉन्ज में फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो औरत कहाँ है? मैंने एक बार फिर घूरती हुई नजरों से रत्ना की तरफ देखा। रत्ना ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया और जब मैं दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। सामने बेड पर शोभा पड़ी हुई थी। वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। रुखसार पिचके हुए और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। चंद हफ्ते पहले तक वो कितनी शानदार औरत थी और अब नुचड़ कर रह गई थी। उसने हल्के नीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। मुझे देखकर उसकी आंखें भीग गईं। उसकी हालत देखकर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और फिर मैं तेजी से कदम उठाते हुए उसके करीब पहुंच गया। उसे दोनों हाथ उठा दिए। मैं इससे लिपट गया। उसे मुझे अपनी बाहों में लपेट लिया था। शोभा को इस हालत में देखकर न जाने क्यों मुझे थाई याद आ गई और फिर बेख्तियार
मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। शोभा ने कुछ देर तक मुझे अपने सीने के साथ भींचे रखा, फिर मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर मेरी पेशानी पर बोसा दिया, और जब मैं सीधा हुआ तो चादर से बाहर निकल आवा था उसका बरहाना बाजू, जिसे देखकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। बाजू पर कई ऐसे निशान नजर आ रहे थे जैसे मुतअद्दिद इंजेक्शन लगाए गए हों। मैंने उसका दूसरा बाजू उठाकर देखा, उस पर भी ऐसे ही निशानात थे। और फिर ये इंकशाफ मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि उसी दिन में 2 मरतबा मार्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। गोल्डन ट्रायंगल में थाई के साथ भी यही होता रहा था, उसे हेरोइन इस्तेमाल कराई जाती थी। मैंने उसे उठाना चाहा तो वो परे हट गई। उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। मैंने दोबारा उस पर चादर डाल दी और कमरे में इधर उधर देखने लगा। शोभा मेरी निगाहों का मतलब समझ गई। उसने कुछ कहे बगैर एक अलमारी की तरफ इशारा कर दिया। मैंने आगे बढ़कर अलमारी खोल ली। उसमें मर्दाना कपड़ों के साथ 2-3 जनाना जोड़े भी टंगे हुए थे। मैंने एक जोड़ा हैंगर से उतार लिया। खुद से पहन लोगी या? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। शोभा ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा। रत्ना अब भी एक कोने में सिमटी बैठी थी। आजम खान अब भी फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ आ गया। ये कौन है? मैंने लाश की तरफ इशारा किया। रवि, आजम खान ने जवाब दिया। बाहर बरामदे में जो शख्स आजम खान की गोली से हलाक हुआ था वो नेपाली था, जिसका मतलब था कि जो शख्स फरार होने में कामयाब हो गया था वो देशमुख था। आजम खान का वो आदमी जिसे बंगले की पिछली तरफ भेजा गया था वो भी अंदर आ चुका था और बरामदे वाले दरवाजे के करीब खड़ा था। मैंने बरिंद्रा को फोन कर दिया है, वो फोर्स लेकर पहुंचने ही वाला है, आजम खान ने बताया। फिर बोला, वो कहाँ है? मेरा मतलब है शोभा इस कमरे में है। मैंने इसका मतलब समझते हुए जवाब दिया, उसकी हालत बेहतर नहीं है, उसे फौरी तौर पर अस्पताल भिजवाना होगा। बरिंद्रा आता है तो इसका बंदोबस्त करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि देशमुख निकल जाने में कामयाब हो गया, लेकिन बचकर जाएगा कहाँ? आजम खान ने कहा। फिर मैंने बैठी हुई रत्ना की तरफ देखने लगा। उठो, कपड़े पहनो, अभी तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ पहुंचने वाले हैं। कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? उस कमरे में, रत्ना ने एक तरफ इशारा किया। और जब दूसरे कमरे में दाखिल होकर रत्ना ने दरवाजा बंद करना चाहा तो आजम खान बड़ी तेजी से दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। उसके फौरन ही बाद मुझे रत्ना की चीख सुनाई दी। 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया और फिर ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि आजम खान ने रत्ना के पीछे कमरे में छलांग क्यों लगाई थी। कमरे की अकबी समत की खिड़की खुली हुई थी और गालबन रत्ना ने उस तरफ से भागने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर आजम खान ने दरवाजा खुला ही रहने दिया था। रत्ना थप्पड़ खाने के बाद एक बार फिर थर-थर कांपने लगी थी। उसने कपड़े पहन लिए और आजम खान के इशारे पर एक तरफ बैठ गई। मैंने शोभा वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो भी कपड़े पहन चुकी थी और बिस्तर पर पड़ी खांप रही थी। मैं उसके करीब आ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए बोला, तुमने बहुत कष्ट उठाया है शोभा, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शोभा ने कुछ कहना चाहा मगर उसके होंठ थरथराकर रह गए। आजम खान अंदर आ गया। उसे 1-2 मिनट शोभा से बात की और फिर बाहर निकल गया। मजीद 15 मिनट गुजर गए। बाहर गली में बहुत से लोग जमा हो चुके थे। शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होने की किसी ने जरूरत नहीं की थी। और फिर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर आजम खान बरामदे में आ गया। उसके साथी ने बाहर के गेट खोल दिया। बरिंद्रा और कई पुलिस वाले अंदर आ गए। रत्ना को 2 पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। चंद मिनट बाद मुझे और शोभा को एक पुलिस जीप में बिठाकर अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया गया। 2 मुसल्ला पुलिस वाले भी हमारे साथ थे। अस्पताल में शोभा का फौरन ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। कई रोज बाद उस रात मुझे बमला से भी मिलने का मौका मिल गया था। वो सो रही थी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने मुझे पहचान लिया था। बमला जाग गई। वो बेख्तियार मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं तो समझी थी कि तुम मुझे छोड़कर जा चुके हो, वो आंसू पूंछते हुए बोली। वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ?
मैं तो शोभा की तलाश में था, मैंने जवाब दिया। कुछ पता चला उसका? बमला ने पूछा। हाँ, वो मिल गई है और इसको अस्पताल में लेकर आया हूँ। उसकी हालत अच्छी नहीं है, मैंने कहा। ओह, क्या हुआ उसे? बमला बोली। कहाँ है वो? मैं भी उससे मिलूंगी। उसकी हालत बेहतर नहीं है, सुबह मिल लेना, मैंने जवाब दिया और बेड के करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। मैं तकरीबन आधे घंटे तक बमला से बातें करता रहा और फिर अचानक ही मुझे मायामती का ख्याल आ गया। मैं बमला से दूसरे दिन आने का वादा करके उसके कमरे से निकल आया। कुछ देर शोभा के पास रुका। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया था और उस पर गनूदगी सी तारी हो रही थी। मैं मायामती के मकान पर वापस पहुंचा तो 3 बजने वाले थे। मायामती खौफ की वजह से अभी तक जाग रही थी और उसने घर की सारी बत्तियां जला रखी थी। मेरी आवाज पहचानने के बाद ही उसने दरवाजा खोला था। कई रोज से कुछ ऐसी ही सरगर्मियां थी कि रात के आखिरी पहर तक भाग दौड़ रहती थी। नींद भी पूरी तरह नहीं ले पाते थे हम लोग और थकन भी हो रही थी। मायामती को मैंने इतना ही बताया था कि मेरी दोस्त मिल गई है। उसके थोड़ी ही देर बाद मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे कोई होश न रहा। कई रोज गुजर गए। बमला को अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। उसका जख्म मुंदमिल हो चुका था। बस जरा एहतियात की जरूरत थी। ताहम शोभा अस्पताल ही में थी। उसे कई रोज तक इलाज की जरूरत थी। मायावती भी अपने फ्लैट पर मुंतकिल हो चुकी थी और उसने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। बरिंदरा ने यह मेहरबानी की थी कि एक आदमी उसकी हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया था। बल्कि ये कहना चाहिए कि पुलिस के 2 आदमी सादा लिबास में उसके लिए वक्फ कर दिए गए थे। एक दिन मैं उसके आस पास मौजूद रहता और दूसरा रात को उसके फ्लैट की निगरानी करता और एक आदमी दिन के वक्त उसके आसपास मौजूद रहता। मैं और बमला आर्टिको रोड पर दरियाए धोबी खोला के किनारे एक और मकान में मुंतकिल हो गए थे। नेपाल में बेशुमार छोटे बड़े दरिया हैं और यहाँ दरिया को खोला कहा जाता है। ये मकान एक खूबसूरत कॉटेज की तरह था और उसके गिर्द एक वसी कंपाउंड भी था। इसका बंदोबस्त बरिंदरा ने ही किया था और मुझे बाद में पता चला था कि ये कॉटेज महकमा पुलिस की मलकियत है, जिसे कभी कभार मेहमानों के लिए डाक बंगले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आमतौर पर ये खाली ही रहता था। यहाँ बरिंदरा ने हमारे लिए एक आदमी का बंदोबस्त भी कर दिया था, उधेड़ उम्र का। शमा एक अच्छा हंसामा भी था। बरिंदाही के तवस्सुत से मैंने एक छोटी कार भी किराए पर ले ली थी। इन तमाम इंतजामात के अलावा अगले ही रोज आसन जमाल रोड पर वाक़या एक दुकान से मैंने एक खंजर भी खरीद लिया था। खंजर के बगैर मैं अपने आप को अधूरा समझता था। रवि की हलाकत के बाद उन लोगों की सरगर्मियां कुछ सुस्त पड़ गई थीं। देशमुख नागपाल से जा मिला था। सैमसंग, बरिंदरा और आजम खान ने इस तरह गायब किया था सैमसंग को कि उसके बारे में कुछ सुनने में ही नहीं आ रहा था। गाड़ी मिलने जाने के बाद मुझे घूमने फिरने में भी आज़ादी मिल गई थी। मैं कभी बमला को साथ लेकर शहर घूमता रहता और कभी अकेला निकल जाता। जब मैं अकेला होता तो उन इलाकों में निकल जाता जहां कदम कदम पर गुंडों बदमाशों से सामना होने का एहतमाल रहता था। मुझे दरअसल कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो रवि और नागपाल के किसी मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक रखते हों और किसी हद तक अपने वतन से भी मुखलिस हों। उस रात मैं रेड लाइट एरिया में था। गाड़ी से दूर एक कुशादा सड़क पर एक बड़े शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट में मैंने गाड़ी छोड़ दी थी और अंधेरी गलियों में पैदल चलते हुए बिलाहिर एक 3rd क्लास रेस्टोरेंट में बैठ गया था। ये स्किन बिजनेस का एरिया था। मनशियात भी यहाँ खुले फरोख्त हो रही थी। बदमाश और रहजन भी शिकार की तलाश में फिरते रहते थे। यहाँ मामूली बातों पर चाकू पिस्तौल निकल आते थे। इस इलाके में घूमते हुए भी मुझे बहुत जल्द अंदाजा लगा लिया था कि इन मनशियात फरोशों और गुंडों के कई गिरोह सरगर्म अमल थे। मुझे भी मनशियात फरोश एजेंटों ने 1-2 जगहों पर रोकने की कोशिश की थी, मगर मैं कनी कतरा कर निकल आया था। रेस्टोरेंट में भी 1-2 मनशियात फरोश बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद एक नौउम्र लड़का मेरी मेज पर भी आ गया। उसने मुझे हेरोइन की पुड़िया दिखाकर सस्ते दामों खरीदने की पेशकश की, लेकिन मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। शाब जी, उसे आगे झुकते हुए मदम लहजे में कहा, लौंडिया मांगता है तो भी हमको बोलने का है ना। एकदम अनटच, फर्स्ट क्लास। मैंने मुस्कुराकर नफी में सर हिला दिया। तो फिर इधर क्या करने को आया शाब जी?
लड़के ने घूरते हुए मुझे कहा, नशा नहीं, लौंडिया नहीं तो इधर कार लेने को आया। वो लड़का उठकर चला गया और मैं सोचने लगा कि 12-13 साल की उम्र के इस लड़के का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं रेस्टोरेंट में बैठा बदमजा चाय की चुस्कियां ले रहा था कि बाहर 2 आदमियों में किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे को गंदी गालियां देते हुए एक दूसरे को संगीन नतायज की धमकियां दे रहे थे। उनके आसपास खड़े हुए लोग दूर हटने लगे। वो दोनों सूरतों ही से बदमाश लग रहे थे। एक कदरे निकलते हुए कद और सेहतमंद जिस्म का मालिक था, जबकि दूसरा दरमियाने कदुकामत का और दुबला पतला सा आदमी था। उसकी उम्र 28-30 के लगभग रही होगी। वो अपने हरीफ से ज्यादा तेज तरार लग रहा था। मेरा ख्याल था कि अगर इनकी बातों की लड़ाई आगे बढ़ी तो वो पिट जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला। दराज का गुंडे ने उसे एक थप्पड़ झाड़ दिया। दुबले पतले गुंडे ने गफलत में एक थप्पड़ तो खा लिया था, लेकिन उसके बाद उसने अपने हरीफ की जो दुर्गत बनाई वो काबिले दीद थी। हट्टा कट्टा गुंडा मार खाकर पसपा हो गया और फिर ये धमकी देते हुए भाग गया कि वो अपने बाप की हलाल की औलाद है तो वही खड़ा रहे। मैंने दरवाजे के करीब वाली मेज पर बैठा हुआ था। वो दुबला पतला गुंडा मेरी मेज पर आके बैठ गया। भाग गया साला, वो एक तरफ थूकते हुए बोला। नागपाल के साए में जी रहे हैं खरामी। अपने अंदर इतना दम हम नहीं कि 1-to-1 मुकाबला कर सके। अब क्या है अपनी माँ के खस्मों को बुलाने। अपन भी आज बहुत तपा हुआ हूँ। एक आध का गर्दन तोड़ कर ही जाएगा इधर से। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।